फर्म फाउंडेशन थ्योरी। फर्म फाउंडेशन थ्योरी ये कहती है कि हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर वो चाहे कॉमन स्टॉक हो या फिर रियल एस्टेट हो, ये सब एक ठोस एंकर से जुड़े होते हैं जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, जिसे प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर एस्पेक्ट्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट प्राइस नीचे गिर जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये एक डल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी है जो किसी चीज को उसके फर्म फाउंडेशन से कंपेयर करती है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में विलियम्स ने स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ये एक फार्मूला प्रेजेंट किया है। उन्होंने इस मेथड को डिस्काउंटिंग का नाम दिया है। उन्होंने डिविडेंड इनकम को बेस रखते हुए ये बताया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए हमें इनकम को बैकवर्ड से देखना होगा। आगे के आने वाले सालों में आपके पास कितने पैसे होंगे, इसके बजाय उनका फोकस था फ्यूचर के एक्सपेक्टेड मनी पर, और ये भी कि वो प्रेजेंट टाइम से कितना कम वर्थ करता है। कैसल इन द एयर थ्योरी। कैसल इन द एयर थ्योरी का मेन पॉइंट साइकिक वैल्यू है। जॉन मेनार्ड कीन्स, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे, उन्होंने इस थ्योरी की रचना 1936 में की थी। उनका कहना था कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपनी एनर्जी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के बजाय इन्वेस्टर का क्राउड कैसे बिहेव करता है उसको एनालाइज करने में खर्च करते हैं। इन्वेस्टर्स मार्केट के उछाल के दौर में अपनी होप को ऊंची करते रहते हैं और हवा में महल बनाते रहते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर इस सिचुएशन में उन स्टॉक को देखते हैं जिन पर इन्वेस्टर के क्राउड को ज्यादा होप होती है, साथ ही किसी और के उस पर पैसे लगाने से पहले वो खुद लगाते हैं। आइए अब हम ट्यूलिप बल्ब क्रेज के जरिए क्राउड के पागलपन को समझते हैं। ट्यूलिप बल्ब क्रेज इतिहास का सबसे शानदार, आसानी से पैसे कमाने वाला बिजनेस था। इसकी शुरुआत तब हुई जब वियना के एक प्रोफेसर कुछ अनयूजुअल प्लांट लाइडन लेकर जा रहे थे जो तुर्की में पैदा हुए थे। अपने गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत पौधे को शामिल करके डचेस को बहुत खुशी हुई, पर उन्हें लगा कि प्रोफेसर उसका कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहे हैं। फिर एक रात हुआ यूं कि प्रोफेसर के घर से किसी ने ट्यूलिप प्लांट के बल्ब चोरी कर लिए और उसे सस्ते में लेकिन अच्छे प्रॉफिट में बेच दिए। एक दशक या उससे ज्यादा तक ट्यूलिप डच हॉलैंड के गार्डन का बहुत ही महंगा और पॉपुलर पौधा बन गया था। उस समय जब मोज़ेक नाम के एक वायरस ने बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचा दिया था, तब इसी ने ट्यूलिप के स्पेकुलेशन को वर्ल्ड वाइड पहचान दिलवाई थी। इस वायरस का असर ये हुआ कि ट्यूलिप की पेटल्स पर कुछ कंट्रास्ट कलर की लाइनें पड़ने लगी। डच ने इन इन्फेक्टेड बल्ब को बिजारे का नाम दिया। उसका रिजल्ट ये आया कि जो ट्यूलिप बल्ब जितना भी बिजारे होगा उसको ओन करने की कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। धीरे धीरे इसने ट्यूलिप मेनिया रूप ले लिया। जैसे क्लॉथ मैन्युफैक्चरर आने वाले स्टाइल, फैब्रिक और कलर को प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही ट्यूलिप बल्ब मर्चेंट भी नेक्स्ट आने वाली स्टाइल को प्रिडिक्ट करने लगे। और फिर इस आशा में कि आने वाले सालों में इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वो लोग बल्ब के बहुत बड़े स्टॉक पाइल पहले से ही खरीद कर रखने लगे थे। उसका असर यह हुआ कि ट्यूलिप के प्राइस 2 गुना तेजी से बढ़ने लगे। जितना महंगा बल्ब का प्राइस जाने लगा, उसे लोग उतना ही इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखने लगे। उस समय कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो ट्यूलिप के इम्पैक्ट से इन्फ्लुएंस ना हुआ हो, फिर वो चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन हो या फिर नोबल मैन। इसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था। जो लोग ये सोचते थे कि इन बल्ब का प्राइस अब इससे ज्यादा क्या हाई जाएगा, वो भी उसको लिमिट से आगे बढ़ते हुए देखते ही रह जाते थे। उस समय ट्यूलिप का टेम्पटेशन इतना ज्यादा था कि कोई भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। असर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि लोग ट्यूलिप के बदले अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी एक्सचेंज करने लग गए थे। फाइनेंशियल मार्केट की एक खास बात होती है कि जब स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की रियल डिमांड आती है तो मार्केट उसे निश्चित रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जैसे आज के समय में स्टॉक मार्केट में कॉल ऑप्शन होते हैं, वैसे ही उस समय भी ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे ट्यूलिप स्पेक्टेकुलर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कॉल ऑप्शन ने किया क्या।
कॉल ऑप्शन के द्वारा ट्यूलिप होल्डर के पास ये राइट होता था कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो ट्यूलिप बल्ब फिक्स्ड रेट में खरीद सकते थे। उन लोगों से कुछ अमाउंट चार्ज किया गया जिसे ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है और जो मार्केट प्राइस का 15 से 20% था। यानी कि मान लीजिए अगर आप ट्यूलिप बल्ब का ऑप्शन 100 रुपए है तो बायर को उसके लिए सिर्फ 20 रुपए ही देने होंगे। अगर इन्हीं ट्यूलिप बल्ब का प्राइस 200 रुपए तक पहुंच गया तो ऑप्शन होल्डर अपने राइट का यूज करते हुए बल्ब को 100 रुपए में खरीद कर 200 का बेचते थे, जिसमें उनको 80 रुपए का प्रॉफिट मिलता था। और इसी तरह से लोग उस समय चौगुना प्रॉफिट कमा रहे थे। जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं वो हिस्ट्री को एग्जामिन करते रहते हैं और फाइनेंशियल हिस्टोरियन तो हर एविडेंस को बार बार रीएनालाइज करते हैं। इसी तरह पीटर गार्बर नाम के एक हिस्टोरियन ने ट्यूलिप बल्ब को एग्जामिन किया और उसका कंक्लूजन ये निकाला कि ये थ्योरी बहुत ही रैशनल है, यानी बल्ब की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा ही रैशनैलिटी का यूज किया गया है। गार्बर की रिसर्च में ये पाया गया कि बल्ब प्राइसेस के कोलैप्स हो जाने के बाद भी रेयर इंडिविजुअल बल्ब हाई प्राइस को डिमांड करता था। जैसा कि हर स्पेकुलेटिव क्रेज में होता है कि प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाने के कारण लोग उन्हें बेचने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है और फिर शुरू हो जाता है बल्ब प्राइस डिफ्लेशन और इसका प्राइस भी लुढ़कता चला गया। दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ सी बबल की। 1963 की बात है। उस समय अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होने के कारण ब्रिटिशर्स के पास काफी सेविंग्स हो चुकी थी और इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था। उस दौरान स्टॉक्स को होल्ड करना एक बड़ी प्रिविलेज थी, मतलब ये बहुत कम लोग करते थे। इसी के चलते सिर्फ 499 लोगों ने ही ईस्ट इंडिया स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स कमाए। 1711 में इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चलाने के लिए साउथ सी कंपनी की नींव रखी गई ताकि लोग गवर्नमेंट की एबिलिटी पर विश्वास कर पाएं कि वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करेगी। कंपनी ने गवर्नमेंट के 10 मिलियन पाउंड के IOU खरीदे। बदले में उन्हें साउथ सी कंपनी में ट्रेड करने की मोनोपोली मिली। पब्लिक को लगा कि वो इससे बहुत पैसा कमा पाएंगे और वो स्टॉक को डिस्टिंक्ट फेवर में समझने लगे। इसके शुरुआती दौर से ही कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने में कैपेबल भी थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के होल्डर्स अपनी सेविंग्स साउथ सी कंपनी से एक्सचेंज कर लेते थे, जिन्हें प्लान के बारे में पहले से ही खबर थी। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को 55 पाउंड में खरीदकर उसे साउथ सी कंपनी के स्टॉक के रूप में 100 पाउंड में बेच देते थे। कंपनी के एक भी डायरेक्टर को साउथ अमेरिकन ट्रेड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर ऐसा माना जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर पब्लिक अपीयरेंस में बहुत आगे थे। उन्होंने रेंट पर एक जगह लेकर कुछ अट्रैक्टिव फर्नीचर को वहां बिछा दिया। उसी दौरान कंपनी के वूल से भरे शिप लोड को कार्टागेना की बजाय वीरा क्रूज भेज दिया गया, जहां उसको इतने बायर नहीं मिल पाए। स्पेन में वॉर होने के कारण ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोलैप्स हो चुकी थी, फिर भी कंपनी के स्टॉक पैसे कमाने में पीछे नहीं रहे और उन्होंने अच्छा खासा पैसा अर्न किया। 1720 में डायरेक्टर्स ने अपनी रेपुटेशन को कैपिटलाइज करने की सोची और इसके लिए उन्होंने नेशनल डेट को फंड करने की कोशिश की, जिसकी कीमत 31 मिलियन पाउंड थी। और फिर जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो स्टॉक की कीमत 130 पाउंड से 300 पाउंड तक पहुंच गई। सन 1720 में बिल पास होने के 5 दिन बाद कंपनी ने 300 पाउंड के स्टॉक इश्यू किए, जिसके लिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान भी निकाला, जिसमें यह था कि 60 पाउंड का डाउन पेमेंट करना होगा और बाकी 8 एक ही इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। इस टेम्पटेशन से किंग भी अछूते नहीं रह पाए। उन्होंने 1 लाख पाउंड का स्टॉक सब्सक्राइब किया। इसका टेम्पटेशन इतना ज्यादा था कि इन्वेस्टर्स के बीच लड़ाई तक हो जाती थी और उनकी भूख को मिटाने के लिए कंपनी बार बार और बढ़े दामों में स्टॉक को इश्यू करने लगी थी और उसी के चलते नए इश्यू के दाम बढ़कर 1000 पाउंड तक हो गए थे। उस समय स्पेकुलेटिव ब्लूम अपनी चरम सीमा पर था। साउथ सी कंपनी इन्वेस्टर्स की डिमांड को फुलफिल करने में अनकेपेबल साबित हो रही थी, इसलिए इन्वेस्टर दूसरी साउथ सी कंपनी जैसी ही कोई वेंचर ओपन होने की राह देखने लगे थे। फिर जैसे जैसे समय बीता गया, नए फाइनेंशियल प्रपोजल्स आते गए जो कभी कभी बहुत एब्सर्ड भी होते थे।
और उसके प्रमोशन के लिए फ्रॉड भी बढ़ने लगा। उस समय लगभग 100 डिफरेंट प्रोजेक्ट थे और सब में थोड़ा बहुत डिसेप्शन भी छुपा हुआ था, पर सभी अच्छे रिटर्न का वादा कर रहे थे, जिसके बाद उसे बबल का नाम दे दिया गया। इन्वेस्टर कंपनी की फिजिबिलिटी पर ध्यान न देते हुए बस इस बात पर गौर करते थे कि आगे जाकर उसमें बहुत प्रॉफिट है और वो उसे कमा भी लेंगे। वो कहते हैं ना कि जब भगवान को किसी को चोट पहुंचानी होती है तो वो उसको किसी न किसी तरीके से गिरा ही देते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ साउथ सी कंपनी के साथ। जब डायरेक्टर्स को ये रियलाइज हो गया कि शेयर के प्राइस कंपनी के प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो उन्होंने उसे बेच दिया। ये न्यूज बाहर लीक हो गई और स्टॉक नीचे गिर गए। इसके साथ शेयर के प्राइस भी नीचे गिर गए और वहां पर पैनिक होने लगा। गवर्नमेंट ने पब्लिक को एश्योरेंस देने की कोशिश की, पर वो भी व्यर्थ चली गई। पब्लिक को आगे के लॉसेस से बचाने के लिए पार्लियामेंट ने बबल एक्ट पास किया, जिसमें यह कहा गया कि कंपनियां स्टॉक सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती।